हम लोग अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैटरनिटी बेनिफिट के ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है, और इंसेंटिव बोनस होगा, और वैल्यू ऑफ कंसेशन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर्स। तो ये सब है। और उसके बाद से फिर क्वेश्चन है, वैसे आप लोग स्पीड में तो पढ़ाई कर ही रहोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भाई ने शायद अभी डाला है, उसमें से आप क्वेश्चन उठा के देखना। जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें आपको पहले से तीसरे या चौथे पेज में, इंग्लिश का सेक्शन छोड़ के तीसरे चौथे पेज में सब दिख जाएगा। जैसे कहाँ पे शेड्यूल एम्प्लॉयज हैं, कहाँ पे क्या है, सब आंसर आपको उसमें दिख जाएगा। तो इसलिए सीरियसली पढ़ाई कीजिए, और जितना मतलब मिनिमम आपका मटेरियल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका रिवीजन होना चाहिए, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो वही चीज़ है। और अगर अच्छा लग रहा है मेरे सारे वीडियोस तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिस शेयर करना है तो शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर दीजिए। और मैं सोच रहा हूँ ऐसे कि टेस्ट सीरीज लाने के लिए अभी वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा वर्क है। आप लोग जैसा आगे बताएंगे, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ, बट अगर करूँगा तो फिर वो पेड में होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत लगेगी। तो मैं ये सोचा हूँ कि अगर इन फ्यूचर अगर आप लोग जैसा आप लोग को मन होगा वैसा करूँगा, अदरवाइज जैसे चल रहा वैसे ठीक है, कोई बात नहीं है। बाय द वे एमसीक्यूज से ही आपका होना है, एमसीक्यूज जितना आप लोग लगाएंगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हम लोग आगे। और under the Maternity Benefit Act 1961, Section 4 of the Act provides that no employer shall knowingly employ a woman in any establishment during the dash immediately following the day of her delivery, miscarriage और medical termination। तो पहले 6 वीक के लिए, ठीक है। तो ये होगा। A pregnant woman can also request her employer to not to give her any work which is of arduous nature or which involves long hour or standing etc during। तो ये दोनों होगा। 1 month immediately after preceding of 6 weeks, any period during the 6 week। मतलब मान लीजिए कि जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो 6 वीक का तो आपको मिला हो, लेकिन बॉडी रिकवर करने में टाइम लगता है। तो वो ऐसे आप वर्क मत दीजिए कि जो उनको स्ट्रेन में लाए, या जो वो कर ना पाए, या बहुत देर तक खड़े ना हो पाए। तो ये 792 क्वेश्चन है। अ वुमन इज इंटाइटल्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एट द रेट। तो एवरेज डेली वेजेस होगा, ठीक है। अंडर द ये अ वुमन शेल, अच्छा ये जहाँ जहाँ है, जैसे अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये मैं छोड़ ऑनलाइन क्योंकि ये सब में रिपीट होगा। A woman shall be entitled to maternity benefit if she has actually worked in an establishment of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than dash in the 12 months immediately preceding the date of her expected delivery। तो 80 days होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर आगे अंडर द ये भी फिर वही चीज़ है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फॉर विच any woman shall be entitled to maternity benefit shall be of dash of which not more than 6 weeks shall precede the date of her expected delivery। तो 26 weeks होगा, ठीक है। If a woman dies during this period, the maternity benefit shall be payable to only for the days up to including the day of her death। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। Which of the following statement regarding maternity benefit act 1961 is correct? तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। इफ अ वुमन डाइज ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी, मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी पेबल ओनली फॉर द डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डेथ। Where a woman having been delivered of a child dies during her delivery or during period immediately following the date of her delivery for which she entitled for her maternity benefit, leaving behind in either case the child, the employer shall be liable for maternity benefit for that entire period. If the child also dies during the said period, then for the days up to and including the date of the death of the child, तो all included all होगा, ठीक है। Who shall prepare and maintain registered recording and muster rolls in
प्रिस्क्राइब मैनर अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट, तो ये एम्प्लॉयर होगा, जो मालिक होता है, जो मैनेजर हो गया, आपका सीईओ हो गया, इन सब का। अंडर द मैटर ये फिर एवरी वुमन डिलीवर्ड ऑफ अ चाइल्ड हु रिटर्न्स टू ड्यूटी आफ्टर सच डिलीवरी शेल in addition to the interval for rest allowed to her be allowed in the course of her daily work 2 weeks of the prescribed duration for nursing the child until the child attain the age of, तो ये 15 month होगा। पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, तो ये सेक्शन 21 होगा। Failure to pay maternity benefit and wrongfully discharge dismissal of woman from the work by employer due to her absence from work attracts the penalty of the minimum of ₹2000 extended up to 5000, imprisonment of minimum 3 month होगा और extended up to 1 year होगा, ठीक है। Which of the following provision of maternity benefit act prohibits either employ of woman or work by woman during 6 weeks following the day of delivery, miscarriage or medical termination of pregnancy, तो ये 4 होते हैं। Which of the following is an incorrect statement with regard to the maternity, तो ये बाकी ये देख लीजिएगा, ये सारे सही हैं और सी वाला गलत है, ठीक है। अब इसमें है आंसर यस और नो में। वेदर द बेनिफिट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज आल्सो अवेलेबल टू अ वुमन हु अडॉप्ट अ चाइल्ड, तो हाँ उनके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। Every establishment having dash or more employees shall have the facility of creche within such distance as may be prescribed, either separately or along with common facility, and employees shall allow dash visit a day to the crèche by the woman, which shall include the interval for rest allowed to her, तो 50 होगा और and 4 होगा, ठीक है। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the securing just and human condition of work and maternity relief, to Article 42 होगा, ठीक है। Under the provision of Maternity Benefit Act 1961, nursing break are to be provided to every woman who returns to duty after delivery of a child until the child attains the age of, तो ये 15 months होगा। What is the current amount of medical bonus paid to a woman employees under the Maternity Benefit Act 1961, 3,500 होगा। A woman employee is entitled to which of the following benefit under the Maternity Benefit Act 1961, to nursing break होगा। Under the Maternity Benefit Act 1961, a woman employee would get a medical bonus amount of, तो 3,500 होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर आपका है provision, every woman employee after delivery of a child who returns to duty is to be provided with nursing break till the child attains, तो ये मैंने आपको ऊपर बताया 15 months होगा। What is the minimum number of days a woman employee must have actually worked under an employer in the 12 months immediately preceding the date expected delivery for becoming eligible for maternity benefit under the act, तो ये 80 days होगा, ठीक है। सबका अलग अलग है, याद रखिएगा, ये नहीं कि भूल जाए कि फैक्ट्रीज एक्ट में कब है, बोनस एक्ट का मिला दें, इससे कंफ्यूजन में आ जाए। Which of the following authority has to be administrative responsibility for implementing the maternity benefit act, तो फॉर सर्कस इंडस्ट्री, तो चीफ लेबर कमिश्नर होगा, ठीक है, जो एएलसी के थ्रू होते हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इस साल तो पॉसिबल नहीं है उसका पोस्ट आने की, माइट भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर उसकी पोस्ट आए या उसके अगले साल कभी भी आ सकती है। Which of the following province book the lead to enact the Maternity Benefit Act prior to the independence, तो ये बॉम्बे है, ठीक है। Which article of the Indian Constitution, ये आपका हो गया आर्टिकल 42। अंडर द बेनिफिट, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 3,500 होगा। उसके बाद से मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 1988 प्रोवाइड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स टू शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अ मिनिमम ऑफ, तो ये 20% होंगे। उसके बाद असर्शन एंड रीजन है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एंड मैटरनिटी एक्ट डू नॉट अप्लाई टू ऑल इंडस्ट्रीज, और एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस, तो ये दोनों ही है, लेकिन एक इसका वो नहीं बता रहा है। अब आपको कैसे बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि इसको कैसे असर्शन रीजन को किया जाता है, तो उसमें आप बिकॉज लगा दिया करिए। बिकॉज, अब बिकॉज से क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप मुझे आपको नॉलेज देना है, या आप पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको उससे नॉलेज गेन करना है। तो इसका ना कुछ लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। अब ऐसा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब है, तो उससे क्या मतलब है? यूट्यूब मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ वो अलग टॉपिक हो गया, और यूट्यूब है तो वो तो भाई है, मतलब वो इससे कोई जुड़ाव नहीं है कि यूट्यूब है तो मान लीजिए पढ़ाने के लिए तो कहीं लोग ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं या किसी और साइट पे भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ये नहीं प्रूव हो रहा है ना कि आप नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप डायरेक्टली मुझसे नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो उसके बाद से कंडीशन ऑफ 70 days of employment in 12 month immediately preceding the date of benefit has been made an eligibility condition for। तो ये अल्टीमेटली 80 डेज होना चाहिए, 70 डेज इमीडिएटली नहीं, 80 होना चाहिए आई गेस, ये 80 डेज होना चाहिए। The Royal Commission on Labour examined which of two states maternity benefit act and recommended enactment of similar, बॉम्बे एंड मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोग मध्य प्रदेश और बॉम्बे में ये किया था, और रॉयल कमीशन के बारे में आपको बताया था कि वो सारी जगह मतलब वो कर लेता। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन वुमेन अवेल मैटरनिटी, तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, और एम्प्लॉयज स्टेट ईएसआई के बारे में पढ़ाया था ना आपको, ईएसआई में भी है। मैटरनिटी लीव पीरियड विद फुल वेजेस इज, तो ये 6 मंथ का होता है, 6 मंथ का। अब हम लोग ये टॉपिक खत्म, अब हम लोग का नया टॉपिक शुरू। तो मतलब हम लोग की स्पीड बहुत सही है, सोचिए हम लोग 822 क्वेश्चन तक आ गए, नियर अबाउट मैक्स टू मैक्स कल या बहुत हुआ तो परसों सुबह तक सारा टॉपिक खत्म। तो द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, तो द एक्ट ऑफ, ये देखिए जहां पे भी ये रहेगा ना एक्ट, वो छोड़ दूंगा मैं, और जो मेन क्वेश्चन है वही पढ़ूंगा। ठीक है, applies to every industries establishment wherein dash or more workmen are employed or were employed on any day during the preceding 12 months। तो ये 100 होगा। अब देखिए यहाँ पे 100 एम्प्लॉय आ गए, कहाँ पे 20 एम्प्लॉयज हैं, कहाँ पे 10 एम्प्लॉयज हैं, ये सारा याद रखना है। मैंने क्या बोला था आपको, चार्ट बनाने के लिए एक वन पेजर ही बनाओ, वन पेजर से कोई ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल मिला के 13-14 मेन टॉपिक्स हैं। उसका नाम लिख दो, उसके सामने नंबर लिख दो कि इतने एम्प्लॉयज हैं, और इसमें इतने दिन की छुट्टी, इसमें इतने दिन का वर्क करेंगे, तो मिल जाएगा, याद हो जाएगा तुमको। ठीक है, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 होल ऑफ द इंडिया में है, ये चीज तो मैंने बताई थी तो आपको। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये सारे करेक्ट हैं। ठीक है, जो जैसे लंबे लंबे ये है नॉर्मली सेंटेंस, तो ये सब आप रीड कर लीजिएगा, ये जितने भी हैं, बस जो ये पीले में है ये निगेटिव है, तो इसका। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज रिक्वायर एम्प्लॉय in industry establishment to define with sufficient precision the condition of employer under them and to make the said condition known to workmen employed by them। तो ये होगा इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर वाले में होगा। ठीक है, उसके बाद से फिर है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टू मेंटेनिंग इंडस्ट्रीज पीस continued productivity, the significance of expressed within the condition employees cannot be minimized or exaggerated। उसके बाद से फिर ये आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे अल्टीमेटली यूनिफॉर्म कंडीशन होना चाहिए डिफरेंट एम्प्लॉय का, इंडस्ट्रीज का। once having made condition employed not known to his employment workman cannot be changed, मतलब नौकरी में आने के पहले जो आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि ये आपको मिलेगा, और तो वो भी चेंज नहीं कर सकता। और express the written condition of employment, it is open for the prospective worker accept them to join industry establishment। इसके बाद से एंड इंडस्ट्री established having 60 workmen on regular payroll used to engage 50 workmen on temporary basis to meet the exigencies of work here it is तो mandatory to apply certified standing order of establishment। The Industries Employment Standing Order Act 1947 does not apply to, तो ये both B and C होगा। Any industries which provision of Chapter 7 of Bombay Industrial Relation Act 1946, any industries establishment to which the provision of मध्य प्रदेश, आपको बताया ना ये दोनों exempted थे,
The certified standing order are binding on to both employer and employee. Who is certifying officer under the Industrial Employment Standing Order 1946? तो ये दोनों होंगे लेबर कमिश्नर और रीजनल लेबर कमिश्नर, जो एआरसी के थ्रू आपको बताया तभी होते हैं, ठीक है। अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एन एम्प्लॉयर मीन्स, तो ये सब होगा मैनेजर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। देखिए मैंने ये सब चीजें सब पढ़ाई हुई हैं आपको। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये भी पढ़ाई हुआ है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में याद कीजिए। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, मैंने आपको बताया था ना सीईओ है। जैसे मैंने आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में भी आपको जैसे बताया था कि जो एजेंट होते हैं, अब जैसे ट्रेजरी के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था, याद कीजिए कि जो पैसा देता है वो बिहाफ ऑफ एजेंट काम कर रहा था गवर्नमेंट का। अंडर द इंडस्ट्रियल Employment Standing Order Act 1946, the term wages and workmen have the meaning respectively assigned to them under the Industrial Dispute Act होगा। The copies of standing order as submitted by the industrial establishment to the certifying officer are required to be in conformity with the model of standing order होगा। The draft standing order as submitted by the industrial establishment to the certifying officer are required to contain every matter set out in a schedule which may be applicable to the industrial। उसके बाद से गुरु है the draft standing order shall be accompanied by a statement containing prescribed particular of the workman employed in the industrial establishment, including the name of trade union, if any, to which belong to such है। If the industrial establishment is of similar nature, a group of employees owning this industrial establishment may submit a joint draft or standing order। तो हाँ ये होगा, ट्रू है। According to Section 4 of the Industrial Employees Standing Order Act 1946, standing order shall be certified, तो ये both A and B होगा। Provision is made therein for every matter stated in the schedule to the act which is applicable to the industrial establishment. The standing order are otherwise in conformity with the provision of the act. Under Section 4 of the Industrial Employment Standing Order Act 1946, who can adjudicate upon the fairness of reasonableness of the provision of the standing order? तो ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियन, सर्टिफाइंग ऑफिसर, अपीलेट अथॉरिटी, तो इसमें से सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी सही होगा। इसका है इफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर फाइंड दैट सम प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल, ये इसका एज प्रपोज्ड बाय द employed related to matter which are not included in the schedule, as if he finds some provision are unreasonable, he must refuse to certify the same। If the certified officer find that some provision of the act as proposed by the employer related to the matter which are not included schedule, और if he finds some provision are unreasonable, तो वही चीज है। Certification of such standing order would be without jurisdiction। अब ये केस लॉज है। एयर गैसेस मजदूर संघ वाराणसी वर्सेस इंडियन एयर गैसेस इज अ लैंडमार्क केसेस, तो ये इसमें ही है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद से फिर ऑब्जेक्टिव ऑन ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर are required to be submitted to certifying officer by the trade union or the worksman within dash days from the date of notice under the industrial employment standing order 1946, तो ये 15 days के लिए होगा। Under the industrial employment standing order 1946, the copy of the certified standing order are to be sent by the certifying officer to the employer and the employees association with dash days of certification, तो ये 7 दिन होगा। उसके बाद से which of the following is not correct standing order, तो ये वाला correct है। standing order when certified becomes statutory part of the service, become employer and employee and they govern। A section dash of the act empowers the certifying officer to file a copy of all the standing order as certified by him in a registered maintained for the purpose in the prescribed form।
He shall furnish a copy of the same to any person applying therefore on the payment of prescribed to it. तो ये 8 होगा। ये वाला कट गया है 847 में आपका वैसे क्वेश्चन। हाँ चलिए ठीक है, कट गया, लेकिन इसका आंसर हु कैन चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका होंगे एनी एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन और रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर। तो ये वाला सही नहीं है, बाकी ये वाला सही है, क्योंकि ऊपर मैंने ये सब चीज आपको अपीलेट अथॉरिटी के बारे में बताया है। कैन नॉट रिमांड द मैटर फॉर फ्रेश कंसिडरेशन के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कि अपील के लिए वही मतलब केसेस जा सकते हैं जो केसेस पहले चल रहे हों। तो अपने पास से कोई नया केस नहीं, वो मतलब कोई जैसे नहीं हम लोग होते हैं सुप्रीम कोर्ट में अचानक से कोई नया केस रिट फंडामेंटल राइट हमारे हो गए तो आर्टिकल 32 के अंदर चले जाते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकते। स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 comes into operation on the expiry of days from the date on which the authenticated copies are sent to the employer and workman representative। तो ये 30 है। Where an appeal has been preferred of Standing Order Act become effective on the expiry of dash days from the days on which the copies of order of the appellate authority are sent to employer and the workers representative। के साथ है। Under the Section 9 of Industrial वही Act के बारे में, the text of standing order as finally certified are required to be prominently posted by the employer in dash on special board to the to be maintained for the purpose at or near the entrance through which the majority of the workmen enter the industry's establishment and all in department therefore where the workmen are employed। तो English and in the language understood by the majority of his workers। जैसे मान लीजिए कि कर्नाटका में तो कन्नड़ होगा और इंग्लिश लिखा रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप यूपी में हैं तो हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहेगा। अगर आप मान लीजिए पंजाब में है तो पंजाब और पंजाबी में लिखा रहेगा, सॉरी पंजाबी और इंग्लिश में। Under the Section 10 of the Act, an employer can modify the standing order as certified by the certifying officer। तो false because वही ऊपर जो आपको समझाया, जो false अगर होगा तो वो certified नहीं करेगा, यही चीजें इसमें समझाई हुई है। उसके बाद से the modification in the standing order under the act can be affected after dash month from the date on which the standing order were last modified or certified as the case or maybe। तो ये 6 होगा, ठीक है। Statutory provision for payment of dash has been made under Section 10A of the Industrial Employment Standing Order dash। तो subsistence allowance ये मैंने आपको बताया था ऊपर subsistence अभी और अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए मैच द फॉलोइंग में ये अलाउंस के बारे में आया है, ठीक है। Under Section 10A of the Act, where any workman is suspended by the employer pending case investigation or inquiry into complaint or charges of misconduct against him, the employer shall pay to such workman the subsistence allowance। तो ये दोनों A और B हो गए। At the rate of 50% of the wages which the workman was entitled to immediate preceding the date of which suspension for the first 90 days of suspension at the rate of 75% of such wages for remaining period of suspension if the delay in the completion disciplinary proceeding against the workman is not directly attributed to the conduct of such workman, ठीक है। उसके बाद से फिर है what is the subsistence allowance payable to the workman for 90 days when he has been suspended pending inquiry। तो 50 होगा और 90 days के बाद क्या होगा 75% होगा। अभी देखिए आगे क्वेश्चन है what is the subsistence allowance payable to the workman for remaining period after 90 days when he has been suspended pending an inquiry against him। तो ये 75% होगा। Any dispute regarding subsistence allowance under the Section 10A of the Industrial Employment Standing Order Act 1946 may be referred by the workman or the employer to the तो ये लेबर कोड constituted under the Industrial Dispute Act। उसके बाद से under which of the following section of
इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, तो 13A होगा। 13A ऑफ द इंडस्ट्रियल मतलब एक्ट है, जो एक्ट है, provides that the question relating to the application or interpretation of standing order certified under this act can be referred to, ये previous year question paper है, by an employer or workman or a trade union or otherwise representative body of workman। तो ये लेबर कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे आपको बोल दूं मैं पढ़ने के लिए, तो लॉ का जो मतलब सेंटेंस होता है जो बनाया जाता है वो काफी टेक्निकल होता है, तो वो आप समझ नहीं पाओगे वो कहना क्या चाह रहा है, तो उसके लिए होता है इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन जैसे कि कहना क्या चाह रहा है ये एक्ट, तो उसके लिए जो लेबर कोर्ट होता है वही फाइनल अथॉरिटी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of Industrial Employment Standing Order Act 1946 provides for temporary application of model standing order, तो 12A होगा, ठीक है। Under the Industrial Workmen Standing Order Act 1946, where there are two category of worker, daily rated, monthly rated, but the certified standing order are in respect to daily rated workmen only, then the dash can be applied to the monthly rated worker। तो मॉडल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, वही एक्ट है, इन केस वेयर देयर आर नो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल टू एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, तो ये होगा द प्रिस्क्राइब्ड मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी अडॉप्टेड और एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो एज अ प्रोविजन, ये एक्ट के बारे में, अ वर्कमैन वाज इंटाइटल्ड टू सब्सटेंस अलाउंस ऑन सस्पेंशन, हाउएवर द सर्टिफाइंग ऑफिसर provided the workman has to mark his attendance during the suspension to claim substance allowance. The workman argued that he could not be compelled to attend the office during the period of suspension. Decide who is correct. तो workman is correct for substance allowance cannot be curtailed by standing order। ये शायद केस का मैं नाम बता रहा हूँ, ये भारत पेट्रोलियम का केस था। ये इसके गुड़गांव में उसका शायद ऑफिस था, उसको जाना था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन शायद ये भारत पेट्रोलियम का ही केस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन विद रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट मैंने आपको ऊपर पढ़ाई दे के इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, ये सारा पढ़ लीजिएगा जब मैं दूंगा आपको पीडीएफ को। इफ there is any dispute regarding the substance allowance payable to workmen, then which of the following it can be referred to decision under the industrial employment standing order। तो ये 1946 होगा। लेबर कोड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 होगा। उसके बाद से फिर है कॉन्सिलिएशन, किस में आएगा, तो इस सेटलमेंट में आएगा, ठीक है। ए का 4 होगा। उसके कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होगा, अग्रीमेंट होगा। एजुडिकेशन क्या होगा, जो अवार्ड दिया जाता है, एजुडिकेशन बाय कंसेंट, तो कंसेंट अवार्ड होगा, ठीक है। Which of the following amendment Industrial Act provided for the payment of substance allowance by employer to a suspend employed pending inquiry against, तो ये 1982 में हुआ था, ठीक है, यही। तो उसके बाद से फिर है द मिनिमम रेट ऑफ सब्सटेंस अलाउंस इन केस ऑफ सस्पेंडिंग पेंडिंग इंक्वायरी हैज बीन गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन, तो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एक्शन हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया, तो घेराव नहीं कर सकते हैं, गो स्लो हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है और स्ट्राइक हो सकता है। तो गो स्लो का मतलब आपको पता है कि कोई भी काम को स्लो कर देना, मतलब बहुत पेस से वो काम चल रहा है उसको स्लो कर देना। स्ट्राइक का मतलब जानते ही हैं, और लॉकआउट मतलब कि टेम्पोररी बंद कर देना, ठीक है, परमानेंट बंद नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ लॉकआउट की, लॉकआउट क्या होता है, किसके थ्रू किया जाता है, तो ये एम्प्लॉयर के थ्रू किया जाता है। द रिसेंट एम्प्लॉयर के थ्रू किया जाता है। द रिसेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम ऑफ मारुति उद्योग एट इट्स मानेसर प्लांट वाज कंसर्न्ड विद, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो बवाल नहीं होता, आप में से कई लोग जो 30 के आसपास के होंगे, 29 का, तो मानेसर में एक बवाल हुआ था 2013-14 में, आप लोग को याद होगा। उसके बाद से फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनेरियो इन इंडिया, तो रेट ऑफ यूनिज्म इंक्रीजिंग, नहीं अब नहीं हो रहा है, पता है क्या क्यों नहीं हो रहा है,
क्योंकि देखिए अब क्या है, पहले क्या था कि जो मटेरियल जो बनाने वाली कंपनीज थी ना वो बहुत कम थी, तो वो लोग मतलब प्रेशर डाल सकते थे। अब क्या हो गया ना ग्लोबलाइजेशन से कि मल्टीपल नंबर ऑफ कंपनीज आ गई। अगर मान लीजिए मुझे मैगी नहीं मिलेगा, कई लोग का फेवरेट होगा मैगी, लेकिन मुझे मैगी नहीं मिलेगा तो मुझे यिप्पी मिल जाएगा, यिप्पी नहीं मिलेगा तो मुझे टॉप रामन मिल जाएगा। तो इतने मार्केट फोर्सेस है ना कि आज के टाइम में यूनियन होना है कोई वो नहीं है। मुझे नहीं मतलब मदर डेयरी का दूध मिलेगा तो मुझे अमूल का दूध मिल जाएगा, मुझे ज्ञान का दूध मिल जाएगा। तो इसीलिए इसीलिए यूनियनिज्म का वो खत्म हो रहा है ट्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल, तो ये वाला नहीं सही है। बाकी है कि विद इन द 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट द एम्प्लॉयर शेल सबमिट द certifying officer 5 copies of the draft of standing order. Certifying officers are an appellate authority shall have the power to civil court, ठीक है। Which of the following is the meaning of cooling off period in industrial relation? तो इसका होगा the period from serving the notice of strike and the date of restoring to a strike in order to think coolly whether the worker should go on strike or not. तो ये चीज समझिए कि मतलब नोटिस देने के बीच में और स्ट्राइक शुरू करने के बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जिसमें ये सोच के मतलब कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। Which of the following is not a subject matter of industrial relation? तो employees compensation and welfare ये नहीं है इनका काम, ठीक है। The provision related to suspension has been made under which of the following legislation? तो the Industrial Employment Standing Order Act होगा। उसके बाद से which act requires employer in industries establishment to define the condition of employment? तो यही है, यही वाला एक्ट है, ठीक है। उसके अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट, तो ये 150 होगा ऑफ एनी डे प्रीसीडिंग 12 months एंड द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर बाय एप्लीकेशन टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 100 भी हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स इन प्रोमोटिंग हेल्थी इंडस्ट्रियल रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा, मतलब मान लीजिए कि सब लोग जो मांग करते हैं उससे चीज है। The concept of cooperation in industries industrial relation through which of the following, तो ये सबके वर्कर कमेटी ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल होगा, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, तो ये होगा। which of the following combination is taken as bipartisanship in the industrial relation, तो ये होगा लेबर मैनेजमेंट होगा, ठीक है। Which of the following is true relating to payment of subsistence allowance to an employee suspended pending inquiry for first 90 days under the provision of this act? तो 50% of the wages of the workman was entitled to immediate proceeding of date of suspension, और 90 days के बाद क्या है था, मैंने बताया था ना 75%। Provision related to subsistence allowance is covered under which of the following legislation? तो ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर होगा। Which of the ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। Which approach to industrial relation aims to combine social stability with adaptability of freedom, तो pluralistic approach होगा। During whose tenure as a Minister of Labour Government of India the Indian industries relation policy decisively shifted towards the government intervention, तो खंडू भाई देसाई होंगे। अब जगजीवन राम और वीवी गिरी मत देख के लगा दीजिएगा, मुझे पता है वहां पे आप जाएंगे ना तो वहां पे क्योंकि ये लोग लेबर लीडर हैं तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज होंगे, हमें पता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछोगा। British Industrial Relation Act 1971 provided for which of the following clause for compulsory membership of worker unions? तो एजेंसी शॉप होगा और अप्रूव्ड क्लोज शॉप होगा, ठीक है। Who has conceptualized industrial relation as a rule making process governing for both employer and employee? तो ये जॉन टी डिलप है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। Which of the following statement about the role of government in an industry in India is not true? तो the government continue to play controller of the role, जैसे कंट्रोल तो करती ही है, कुछ भी बवाल वाल हो गया तो वो इसीलिए तो लेबर ऑफिसर आपको बना रही है। The government is generally reticent if the not reluctant to dole out administrative clearance for layoff, closure or retrenchment, और आखिरी वाला होगा the government has hardly made any effort to shift its emphasis from conflict resolution to conflict avoidance। तो ये हमारा टॉपिक खत्म। अब सबसे बड़ा टॉपिक आ रहा है, इस टॉपिक को मुझे पढ़ाने के लिए कम से कम 2 पार्ट चाहिए, क्योंकि
ये बड़ा टॉपिक है, इसमें कुल मिला के 300 के आसपास क्वेश्चन है आई गेस। तो इंडियन डिस्प्यूट एक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज आर हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ, आज मैं शुरू कर दे रहा हूँ, मतलब 4-5 क्वेश्चन जो इस पेज के कंप्लीट करके इसके बाद से हम लोग इसको नेक्स्ट उससे शुरू करेंगे, ठीक है। और इसको 2 दिन लगेंगे, मतलब 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो in case of workmen of Demakuchi Tea Estate and Demakuchi Tea Estate of Industrial Dispute Act 1947 to prevent illegal strike and lockout, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये याद रखिएगा। Industrial Dispute Act is applicable to existing industry. Industrial Dispute Act 1947 is applicable to both central and state government, ठीक है। और इन मैटर ऑफ बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड राजपा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्री वाज आइडेंटिफाइड ऑफ कोर्ट। तो इसका मुझे याद तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए इसको हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। उसके ये टॉपिक अच्छा है, इसी टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जो आप अपकमिंग टॉपिक है, इसका मान के चलिए 30% इसका यूजेस है। तो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, और अगर आपको सही लग रहा है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और टेस्ट के बारे में आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा, तो मैं मतलब मल्टीपल पहले 5 टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज ले लूँगा, उसके बाद से 5 टेस्ट जो पूरे सब्जेक्ट मिला के होते हैं उसका ले लूँगा, और बहुत लो रेट पे, मतलब हार्डली 200 या 300 रुपये 10 टेस्ट के आसपास मैं वो सोच रहा हूँ करने के लिए। तो आप लोग का जैसा मन बनेगा तो बताना, क्योंकि फिर करना होगा तो मुझे 5 से 10 तारीख के बीच में शुरू करना पड़ेगा। तो बाकी जो भी है आप लोग सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाकी जो भी होगा मुझे फिर आप लोग टेलीग्राम में मैसेज करके बता सकते हो। चलो बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाय।